तो जी क्या देख रहे हो के एक और वीलॉग देख रहा है। तो बात ऐसी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ETMT के लिए बायोलॉजी कैसे स्टडी करनी है, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। अगर मैं अपने मार्क्स के ऊपर एक नज़रसानी करूँ तो मुझे पता चलेगा कि यार कि मेरे बायोलॉजी और इंग्लिश में हाईएस्ट मार्क्स थे। अगर आप किसी और वेबसाइट के साथ मेरे मार्क्स कंपेयर करेंगे और अगर मेरे फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स कंपेयर करेंगे तो वो मतलब उनसे कम होंगे, पर बायोलॉजी में मेरे हाईएस्ट थे और इंग्लिश में मेरी हाईएस्ट थे, जिसकी वजह से अगर टोटल पर मिलाया जाए तो मेरे मार्क्स वन ऑफ द बेस्ट मार्क्स उस टाइम बनते थे। तो बायोलॉजी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। खैर हमारे टाइम पर बायोलॉजी के MCQs सबसे ज्यादा थे, अभी मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट सोर्सेज के कहां से आपने कवर करनी है बायो। तो बात ऐसी है कि यार सिंपल सी बात है, पहले तो आपने अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। सेकंड आपने एक MCQ बुक उठानी है फर्स्ट रिवीजन के दौरान। जब फर्स्ट टाइम आप रहे हो तो रिवीजन खैर नहीं होगी, लर्निंग ही होगी, रिपीटर्स के लिए वो रिवीजन होगी। तो उसके दौरान आपने एक MCQ बुक उठानी है, सिर्फ एक। रिमेंबर ज्यादा धड़ाधड़ नहीं कि 3-4 MCQs बुक उठाया और बस MCQs ही सॉल्व कर दीजिए, नहीं। रिमेंबर द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs फॉर बायो आर द एकेडमी टेस्ट MCQs। फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए अगर फिर भी वो छोड़ दे, आप ज्यादा MCQs बुक्स यूज कर ले तो कोई बात नहीं है, कर ले, पर बायो के लिए बिल्कुल ना करें। सिर्फ एक MCQ बुक यूज करें ताकि आप क्या जो दिमाग है वो सिर्फ खुल जाएगा कि यार किस तरह को आपको ट्रिक किया जाएगा, सिंपल, और वो भी एकेडमी टेस्ट के लिए। पर फिर जब आप एकेडमी टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां से फिर जो है वो MCQs इंपॉर्टेंट होते हैं, खासकर कौन और MM के। और उन MCQs को आपने याद भी करने, कॉन्सेप्ट्स भी उनके क्लियर करने और इन MCQs को बार बार करना है ताकि आप वो गलती कम से कम ना करें। तो दैट MCQs आर द इंपॉर्टेंट MCQs फॉर बायोलॉजी। तो 3 सोर्सेज का आपको पता चल गया है कि आपकी अपनी KPK की टेक्स्ट बुक, MCQs की सिर्फ एक बुक इस्तेमाल करें, सिर्फ और सिर्फ एक बुक। उसके बाद सिर्फ रिवीजन करें अपनी बुक की, और साथ में जो एकेडमी टेस्ट के MCQs है, एकेडमी टेस्ट आप वक्त पर ना भी दे तो अपने लिए रटोले टेस्ट रटोले घर पर करें यार। PDFs या आजकल तो ऑनलाइन भी अपलोड होते हैं, तो वहां से बायो MCQ सॉल्व करें तो दैट इज द बेस्ट ऑप्शन। बजाय इसके कि आप डायमंड सीरीज ले या कोई और बुक्स ले, तो वो मैं बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूंगा अगर हर किस्म की बुक हो। एंड द फोर्थ सोर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स, अगर आपका रिपीटर है, आप रिपीटर, तो रिमेंबर फेडरल की बुक खामखा। अगर आपको ये भी कह दिया जाए ना और ऐलान कर दिया जाए कि यार 100% कोर्स KPK की बुक से आएगा, फेडरल को टच ना किया जाए, तो रिमेंबर फेडरल फिर भी कर ले। अगर आपको आउटस्टैंडिंग मार्क्स चाहिए तो रिमेंबर फेडरल बुक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मस्ट बुक टू डू फॉर बायोलॉजी। रिपीटर तो मस्ट करे और फ्रेशर्स देख ले अपने वक्त के हिसाब से, अगर वो ना भी करे तो यार एक मिथ मैंने फिनिश करनी है, खत्म करनी है आपकी। वो ये है कि आपको सीनियर्स भी कहेंगे, टीचर्स भी कहेंगे एटसेट्रा कि यार आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, हर चीज़ की समझ होनी चाहिए, डीप होनी चाहिए एटसेट्रा। पर याद रखो, रिमेंबर, जितनी समझ होनी चाहिए बस उतनी ही रखो, ज़्यादा डीप ना जाओ बायो में। एंड वो मिथ जो मैंने ख़त्म करनी है वो ये है कि रिमेंबर फ्रेशर्स हमेशा क्यों अपॉर्चुनिटी में होते, क्योंकि उनने अभी भी फ्रेश एग्जाम दिया होता है और उनने रट्टे मारे होते हैं एग्जाम के लिए। रिमेंबर रट्टे, आपको बायो की बुक्स के लाइन रट्टे मारने पड़ेंगे अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो भी। रिमेंबर, अच्छा मैं इसके ऊपर एक वाक्य आपको सुनाता हूँ। मेरा जो टेस्ट था उसमें एक MCQ, खैर हमारा जो टेस्ट था वो नेशनल एप्टीट्यूड था, तो उसमें फेडरल और पंजाब की बुक्स एक्सेट्रा टच करनी होती थी। मैंने कवर की थी रिमेंबर फेडरल की बुक मैंने कवर की थी, हालांकि पंजाब बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम पर, टाइम नहीं था और मैं कवर नहीं कर पाया। मुझे पता था कि अगर अभी मैंने शुरू किया पंजाब की बुक तो आधा अधूरा काम रह जाएगा, इससे अच्छा कि जो मैंने किया वही रिवाइज कर लूँ। तो मैंने KPK और फेडरल की बुक की थी और मेरे टेस्ट का नंबर आते हुए ये खबर फैल गई थी आग की तरह कि यार पंजाब की बुक से ही सब कुछ आ रहा है। तो बस मैंने कहा बस चलो अब जो किया अल्लाह खैर करेगा। अच्छा बात ऐसी थी कि मेरे क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स थे बायो के, बट कुछ MCQs मुझसे गलत हुए थे। एक MCQ मुझसे बायो में, मेरे बायो में हाईएस्ट मार्क्स थे, एक MCQ मुझसे गलत हुआ था रिमेंबर, और वो MCQ पंजाब की बुक में था एंड दैट वाज अ सिंपलेस्ट लाइन। पर बात ऐसी है कि मैंने पंजाब बुक तो नहीं पढ़ी थी, कॉन्सेप्ट तो मेरे क्लियर थे, वो कुछ कंपोनेंट्स के हार्ट के कितने कंपोनेंट्स एटसेट्रा कुछ अजीब सी लाइन थी, पर वो एक लाइन थी। मेरी बात समझने की कोशिश करें आप। बात मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आपने लाइन गौर से पढ़नी है और आपने इतनी बार बुक को रिवाइज करना है कि आपको ये भी याद हो जाए कि यार किस साइड पर कौन सी बात लिखी है, कि लाइंस आपको याद हो। बहुत सारे MCQs इस तरह आते हैं, रिमेंबर डीप कॉन्सेप्ट्स वाले इतने नहीं आते। बहुत सारे MCQs इस तरह आते हैं कि जिसने रट्टा मारा हो बुक की लाइंस का कॉन्सेप्ट्स के साथ वो ठीक कर लेते हैं, और जिनने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए होते हैं, बस सिर्फ कॉन्सेप्ट्स ही, और उन्हें ये चीज याद नहीं होती कि ये लाइन कैसी है। मैं एक एग्जांपल के साथ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, किस तरह बायो का कोर्स कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल एक जुमला है कि इफ सेरेब्रम इज डैमेज अ पर्सन कैन नॉट वॉक प्रॉपर्ली। अब मेरी बात सुने, जिसने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं वो पूरा सेंटेंस पढ़ेगा और उसे पता होता है कि यार हाँ सेरेब्रल डैमेज हो जाता है, फिर ये चीज होती है, फिर ये चीज, जिसकी वजह से बंदा नहीं पढ़ पाता है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है।
पर उसने अगर इस हद तक स्टडी नहीं की कि यार वो इतना पढ़ ले कि इफ सेरेब्रम इज डैमेज तो उसके मुंह से खुद ब खुद बगैर देख निकलना चाहिए कि पर्सन के नॉट वर्क प्रॉपर्ली, और वो लाइन बुक की एग्जैक्ट लाइन होनी चाहिए। समझ आ रही है कि मैं क्या कह रहा हूँ? यानी कि रट्टा बहुत ज्यादा जरूरी है रिमेंबर कॉन्सेप्ट्स के साथ बायो में। आपको मतलब बहुत ज्यादा बार रिवीजन करनी होगी बायो की, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ये कर ली ना, केपीके की बुक की बहुत ज्यादा कर ले, खैर है। फेडरल बुक अगर इस तरह भी हो कि आपने टच किया हो, टच तो नहीं खैर, थोड़ा अच्छे से पढ़ ले, पर ऑब्वियसली इस तरह नहीं होगा। मैंने फेडरल की बुक पर्सनली इस तरह पढ़ी थी कि यकीन करो मुझे ये भी याद है कि फेडरल की बुक में इस साइड पर ये चीज़ लिखी है, तो मतलब फेडरल की बुक भी मैंने इस हद तक की थी। पर अगर इस हद तक ना भी हो पाई और आप एक दो बार भी फेडरल की बुक कर ले तो रिमेंबर आपका काम हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उन बातों की तरफ जो बहुत कॉमन है और बहुत से लोगों से परेशान होते हैं। अच्छा, ये बात याद रखिए कि सेकेंड ईयर बायोलॉजी में इतना कुछ नहीं है, वो कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में वो प्रॉब्लम्स आती है। पहले आते हैं किंगडम एनिमलिया पर, बल्कि पहले आते हैं चलो वो लास्ट 3 चैप्टर्स पर, जिसमें इम्यूनिटी आती है, डाइजेशन है, मेरे ख्याल में एक और चैप्टर है सर्कुलेशन है। अच्छा, बात ऐसी है कि ये मैंने भी इसी तरह शुरू में की थी कि बस सेलेक्टिव टॉपिक्स। मेरी बात याद रखें, अगर आपके पास टाइम है ना तो प्लीज 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 ये 3 चैप्टर्स जो है ना, इन्हें आपने पूरा करना है, पूरा A to Z करना है, A to Z आपने करना है। इस तरह नहीं करने के सेलेक्टिव टॉपिक्स। इसकी ये वजह है, अगर सेलेक्टिव भी कर ले आपका काम हो जाएगा, पर रिमेंबर अगर आपने ये तीनों पूरे कर लिए ना, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे, ये बात मेरी याद रखें। अब बात है किंगडम एनिमलिया पर। अच्छा, बात ऐसी है कि एंड तक मैंने किंगडम एनिमलिया नहीं की थी, बस किसी कि मैंने सारे टेस्ट दिए थे, मुझे याद है टेस्ट में भी किंगडम एनिमलिया मैंने हाफ इस तरह किया था। फिर लास्ट में मैंने ये मेथड निकाले। रिमेंबर जो भी टास्क होता था कि आज इतने 4 चैप्टर बायो के करने हैं, 4 केमिस्ट्री के करने हैं, एक्सेट्रा, बस ये मेरा काम है। पर लास्ट के दिन में मुझे एक फाइलम करना था। रिमेंबर, लास्ट सोने से पहले या जो भी दिन हो, या बस फाइलम, और फाइलम की पिक्चर्स मतलब मेरे मोबाइल में होती थी। अगर फॉर एग्जांपल 5 टाइम होता था, मैं निकाल लेता था और एक फाइलम डेली का करना पड़ता था। अच्छा, फिर सेकंड डे आपने सेकंड फाइलम करना है तो फर्स्ट फाइलम साथ रिवाइज करना है। थर्ड डे थर्ड फाइलम। आप 4-5 फाइलम करेंगे तो फिर आपसे भूलना मतलब वो शुरू हो जाएगा। पर रिमेंबर ये जहन में ना रख के बस पूरा करना है एक्सेट्रा। मैंने एंड तक पूरे फाइलम्स नहीं किए थे। अगर फॉर एग्जांपल 10 फाइलम है तो मैंने 6-7 ही किए थे। बट इसने मुझे बड़ी, अगर 4 एमसीक्यूज आए थे तो 3 मुझे आते थे और एक शायद मेरे तुक्के पर ठीक हो गया था। तो मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बताता हूँ। पहले तो ये बात है कि आप माइंड से निकाले कि इतने सारे फाइलम्स एक्सेट्रा शुरू कर ले। अगर 10 फाइलें में फॉर एग्जांपल, और अगर आपके 4 भी हो गए ना और एंड वाला टाइम आ गया, एंड मंथ या एंड 15 डेज, तो आप बहुत ज्यादा खुश होंगे कि यार 4 तो मैंने किए, 6 बाकी है। यकीन करो फिर प्रेशर में आखिर में वो 6 में से 3-4 और हो जाएंगे। तो बात ऐसी कि वो 4 तो कम से कम आपको खूब टाइट रिवाइज होंगे, मतलब याद होंगे ना, क्योंकि जो शुरू में आप काम करते हो बार बार रिवाइज होते हैं तो वो एंड तक बहुत अच्छी तरह याद होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल 10 फाइलें में आपने 5-6 इस तरीके से कर ली, एक फिर पीछे वाले रिवाइज मस्ट करना है। अब आपको ब्रेन की कैपेसिटी का पता चल गया कि मैं ये 10 पूरे करूंगा, मुझे कुछ याद नहीं होगा, तो याद कर ले। 5-6 फाइलम्स बड़े अच्छे तरीके से कर ले। अगर 10 है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो लास्ट वाले 3-4 फाइलम इस तरह कर ले, उनमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 3-3, 4-4 पॉइंट्स पूरे फाइलम में वो उठा ले, 3-3, 4-4 पॉइंट। इससे मतलब आपका हो ही जाएगा। रिमेंबर, मेरी ये बात ये याद रखे, मतलब जुगाड़ आपने करना है, जुगाड़ू बनो, जुगाड़ आपने करना है, मेहनत भी करनी है, साथ में स्मार्ट वर्क मस्ट करना है। विदाउट स्मार्ट वर्क नहीं हो सकता। अच्छा, एट दी एंड में आपको बताने वाला हूँ कि जो जितनी चीजें मैंने बताई कि आपने सब स्टार्ट से नहीं करनी, कि स्टार्ट से आप फेडरल की बुक भी उठा ले, पहली रिवीजन से आप किंगडम एनिमलिया भी ये उठा ले, तो आपसे कुछ नहीं होगा। ये बात मेरी याद रखिए, ये मेरी एक सिंपल सी ट्रिक आप याद रखें कि शुरू में अपने माइंड को हल्का रखें, स्टेप बाय स्टेप अपनी चीजों को, अपनी लर्निंग को, अपने कोर्स को ज्यादा करते जाए। ये इस तरह कर ले। मेरी बात सुने, अब मैं हमारे टाइम में जो था तो वो कोर्स भी सेलेक्टिव था। अच्छा, मुझे ये भी पता था कि सेलेक्टिव तो उन लोगों ने कोर्स दिया है पर जरूर आउट आएगा। आउट मीन जो कोर्स में इंक्लूड नहीं वो चीजें आएंगी। तो मैंने क्या किया था, फर्स्ट रिवीजन में अगर मैं सब कुछ करता तो मैं बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंट भी होता और रिवीजन भी स्लो होती। मैं कहता यार 3 महीने निकल गए, एक बार भी कंप्लीट नहीं किया। तो मैंने इस तरह किया कि सेलेक्टिव, खूब सेलेक्टिव, जबरदस्त तरीके से सेलेक्टिव काम किए। फिर सेकंड रिवीजन में थोड़ा टॉपिक ज्यादा करते जाता था। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपिक है वो नहीं, 4 टॉपिक से, फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर में 4 टॉपिक्स है जो एक्सक्लूड है, तो सेकंड रिवीजन में मैं उन 4 टॉपिक से 2 टॉपिक्स और इसमें इंक्लूड कर लेता था। आखिरी थर्ड रिवीजन में और 2 टॉपिक्स है वो भी इंक्लूड। तो एट द एंड ऑफ द मंथ जब टेस्ट वाला मंथ आता था तो मेरा सारा कोर्स कवर हो जाता था, एक्स्ट्रा भी कवर हो जाता। तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करना है। शुरू में अगर आप सिर्फ केपीके की बुक और एक एमसीक्यू की बुक भी पकड़ ले तो बहुत चीज है। सेकंड रिवीजन स्टार्ट हो जाए, साथ में फेडरल स्टार्ट कर ले, क्योंकि आपने अप टू डेट भी तो रहना है। ऐसा ना हो कि आप फेडरल की बुक और केपीके और सब कुछ स्टार्ट कर ले और इधर एकेडमी टेस्ट फिर स्टार्ट हो और आपका आधा कोर्स भी ना हुआ हो और आप फिर डिसअपॉइंट होते जाएंगे। यही तो चीजें, यहीं से आप रह
जाते। तो अगर आप सिर्फ हल्का हल्का कोर्स करेंगे केबीके की बुक और साथ में एक एमसीक्यू बुक, तो अगर अकेडमी टेस्ट शुरू होंगे तो आपने बहुत ज़्यादा कोर्स किया होगा, फिर आप खुश भी होंगे और शायद आपने पूरा कोर्स कंप्लीट किया भी हो, शायद नहीं बल्कि आपको करना ही है। सेकंड रिवीजन स्टार्ट होगी तो 7 अकेडमी टेस्ट भी स्टार्ट हुए होंगे और फिर फेडरल की बुक पढ़ते जाए, फिर साथ में मेन पकड़ ले। तो स्टेप बाय स्टेप जाना है एंड इंशाल्लाह यू विल कवर इट। सो अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए एंड अल्लाह हाफिज़।